अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ऑनली चैनल की तरफ से आपका टीचर मिस्टर अकील अहमद आज आपको बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग में एक टॉपिक है ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट, इससे पहले कि हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएं, इसका प्रोसीजर सीखें कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं कि ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है लिख कर बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसके बारे में लिखता हूँ। ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग क्या होती है। ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग refers to का मतलब है से मुराद। दी अकाउंटिंग ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग से मुराद दी अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग का निज़ाम है, अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ बाई इस्तेमाल करती हैं कौन? बाई कंपनीज़, कंपनियों में इस्तेमाल होता है ये। विद मल्टीपल लोकेशन, जिनके पास बहुत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, विद मल्टीपल माने कसीर, कई, ट्रिपल लोकेशंस, लोकेशन जगहें होती हैं, मकामात होते हैं। लोकेशंस वेयर, जहाँ वन लोकेशन एक जगह, लोकेशन एक जगह जो हेड ऑफिस होता है, दी हेड ऑफिस, एक लोकेशन पर हेड ऑफिस होता है, हेड कंपनी का हेड ऑफिस, जो ओवरसी करता है, देखता है, जांच निगरानी करता है। सीज दी एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल यानी मुख्तलिफ अदर लोकेशन, मुख्तलिफ दूसरी जो लोकेशंस होती हैं उनको ओवरसी देख रहा होता है। लोकेशंस, उन लोकेशनों पे क्या होता है, हेड ऑफिस की ब्रांचेस होती हैं, दी ब्रांचेस, वो अपना कारोबार ऑपरेट कर रही होती हैं हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पे, हिदायत के मुताबिक कर रही होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें सिंध है, कराची के अंदर हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस कराची की एक लोकेशन पर हेड ऑफिस है जो ओवरसी कर रहा है, निगरानी कर रहा है, देख रहा है। इसकी ब्रांच हैदराबाद में है, मीरपुर ख़ास में है, सक्कर में है, खैरपुर में है, लाड़काना में है, मुख्तलिफ़ मकामात इसकी ब्रांच है जो हेड ऑफिस के लिए काम कर रही है। ठीक है ना। हेड ऑफिस इनकी तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए है और उनकी डिमांड को वक्त ब वक्त मुकम्मल कर रहा होता है। और हर ब्रांच अपने तमाम अकाउंट्स वगैरह जो मुकम्मल करती है, जो प्रॉब्लम होती है हेड ऑफिस से कंसर्न करती है, हेड ऑफिस को भेजती है। हेड ऑफिस वहाँ जो ज़रूरत चीज़ होती है वो ब्रांच को भेजता है। तो ये मुख्तलिफ़ मकामात पर जो ब्रांचेज होती हैं, सेवरल अदर लोकेशन, मुख्तलिफ अदर लोकेशन बताया मैंने, हैदराबाद है, सक्कर है, ये सब अदर लोकेशन है, इन सब पे ब्रांच होती है और हेड ऑफिस एक मकाम पर होता है। फ़र्ज़ करें मैंने जो एग्जांपल में कहा है, कराची है, कराची में हेड ऑफिस है, हैदराबाद में एक ब्रांच है, सक्कर में एक ब्रांच है, मीरपुर ख़ास में एक ब्रांच है, खैरपुर में एक ब्रांच है, लाड़काना में है, जैकोबाद में, जहाँ जहाँ होती है हेड ऑफिस की ब्रांच है, कारोबारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही होती है। वो हेड ऑफिस के लिए काम कर, हेड ऑफिस जिस कंपनी का हेड ऑफिस होता है उसके लिए काम कर रही होती हैं और अपने तमाम अकाउंट्स की रिपोर्टिंग कर रही होती हैं हेड ऑफिस को। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सोचा ब्रांचेस। इसका मकसद क्यों होता है, दी, ऐसा करने का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है,
क्यों हेड ऑफिस को रखा जाता है एक मकाम पर और मुख्तलिफ मकाम पर ब्रांचेस को रखा जाता है, क्या मकसद है? द पर्पस ऑफ दिस सिस्टम, इस निज़ाम का जो मकसद होता है, सिस्टम इज़ टू इंश्योर, यकीन दहानी रखनी है, यकीन इज़ करनी है, इज़ टू इंश्योर, इंश्योर यकीन करना है, कराना है, या इंश्योर दैट कि ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तमाम मालियाती लेन देन, दैट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, तमाम मालियाती लेन देन, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल माने मालियाती, ट्रांजेक्शन माने लेन देन, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ या मनी, ये सब लेन देन होता है ना, जितने भी तमाम, ऑल माने तमाम, लेन देन ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचों का, हेड ऑफ जो कंपनी की ब्रांचेस होती हैं, दी ब्रांचेस, ब्रांचेस का जितना भी लेन देन होता है, जितना भी वो अपने इलाकों में कारोबार कर रही होती हैं कंपनी के बिहाफ पर, आर एक्यूरेटली, दुरुस्त रहे, आर एक्यूरेटली, एक्यूरेट माने दुरुस्त, आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, उसको इंदिराज होना चाहिए उसका बिल्कुल सही तरीके से, यानी अकाउंट्स की बुक में सही तरीके से उनका इंदिराज होना चाहिए, रिकॉर्डेड एंड कंसोलिडेट एंड डेटेड इनटू, और उस तमाम रिकॉर्ड को कंसोलिडेट यानी इकट्ठा यकजा करके किसमें का फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा बनाया जाता है, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। हेड ऑफिस की का अपना कारोबार जो कंपनी का कराची में हो रहा था वो उसमें जो रिकॉर्डिंग होती है, और उसकी जितनी भी ब्रांचों में जो कारोबार हो रहा है उसका अकाउंटिंग जो एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया गया होता है वो सब हेड ऑफिस के पास आ जाता है, और हेड ऑफिस उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता है, सबको यकजा करके यानी कंसोलिडेट करके मिला के एक बनाता है इनटू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हमारा दिमाग फ़ौरन जाता है यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा जो हमें बताता है रिजल्ट क्या है, आया कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना साल की एक्टिविटीज़ करके कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, या कंपनी के अखराज ज़्यादा हो गए आमदनी बनाने में तो कंपनी को लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें ये बताता है। दूसरा जो आइटम जो डॉक्यूमेंट बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो होता है बैलेंस शीट, यानी कंपनी की मालियाती पोजीशन का जो गोशवारा होता है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। किसी एक ख़ास तारीख को कंपनी की माली पोजीशन को रिपोर्ट किया जाता है, जो रिपोर्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है बैलेंस शीट, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक साइड उसकी एसेट्स की होती है, कंपनी के वसाइल की होती है, रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, और दूसरी साइड उसकी जो है कंपनी के ऊपर जितने भी कर्जे चढ़े होते हैं, वाजिबात होते हैं, लाइबिलिटीज़ की एंड इक्विटीज़ की, जितने भी शेयर होल्डर या ओनर्स या ट्रेडर्स जितने भी मालिक होते हैं उनकी पोजीशन होती है, ओनर्स इक्विटी होती है उसके अंदर, ठीक है। उससे हम दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। जितने रिसोर्सेज यानी असेट्स आपके होंगे उतने ही आपके सोर्सेज यानी लाइबिलिटीज़ जो कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं, यानी कर्ज के ज़रिए से फंड आता है असेट खरीदने के लिए, और मालिक जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके ज़रिए से फंड आता है, तो दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जाहिर करती है बैलेंस शीट, किसी एक ख़ास तारीख पे कारोबार की माली पोजीशन को जाहिर करने वाली दस्तावेज़ात को बोलते हैं बैलेंस शीट। ये आप नोट कर लें, ये किसी भी इंटरव्यू में आपको बहुत काम आती है बातें, ये पूछी जाती हैं। आप खाली अकाउंटिंग पास करके उसके सवाल जवाब पास करके कोई अकाउंटिंग की अच्छी जॉब ले नहीं सकते बीकॉम करके, जब तक आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू जाएंगे तो आपसे सवाल हल नहीं कराएगा, वो आपसे कॉन्सेप्चुअल बातें करेगा कि ब्रांच अकाउंटिंग जो आपने बनाई है, हेड ऑफिस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आहिस्ता आहिस्ता भी अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ चलूँगा, आपको बताऊँगा कि इसका दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। पहले थोड़ा सा आप एक ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग को समझ लें। जब तक आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा तो आपको
ये दोनों अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होती रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आपको? अच्छा, मैंने बताया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो डॉक्यूमेंट बता दिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट, और तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब भी बात आती है वो बनता है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट से मुराद एज वो गोशवारा होता है जिसमें ये शो किया जाता है कंपनी ने कितना इस साल के अंदर प्रॉफिट कमाया, पिछले साल का कितना प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था मालिकों को, शेयर होल्डरों को, प्रॉफिट कैपिटल जिनका सरमाया था उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला था, उसको रिटेन रखा गया था पिछले साल, वो कितना उसका ओपनिंग बैलेंस था, और इस साल के अंदर कितना कंपनी ने कारोबार से प्रॉफिट कमाया एक साल का, वो भी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट होता है, और कितना प्रॉफिट में से कंपनी ने पॉलिसी बनाई है कि ये इतने पैसे हम रिजर्व रख लेते हैं, हमने प्लांट एक्सटेंशन करना है, प्लांट कंपनी का जो प्लांट है जहाँ मशीनरी कुछ नई मशीनरी खरीदनी है, कुछ कंपनी के पुराने कर्जे हैं उनको चुकाना है, उसके लिए कुछ पैसा रिजर्व कर लेते हैं उसी रिटेन अर्निंग के अंदर थे, और कोई जो पैसा उसमें बांट दिया था वो भी शो किया था कि इतना डिविडेंड दे दिया गया है शेयर होल्डरों को, जो है डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड कैश की शक्ल में दिया गया या शेयर यानी की शक्ल में दिया गया, स्टॉक की शक्ल में, ये सब चीज़ें उसके अंदर रिटेन अर्निंग मेंशन कर दी है। चौथा डॉक्यूमेंट जो बनता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसके अंदर कारोबार ये देखना चाहता है कि हमने पूरे साल में जो कारोबार करा है उस पूरे साल के कारोबार को 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कारोबार को चलाने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैश में कन्वर्ट करो, ट्रांजेक्शन की हम जो है रिवर्स बैक करते जाते हैं सारी चीज़ों को, तो कैश में लेकर आ जाते हैं। दूसरा ये कि फिर उसको देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, देखते हैं कि कितना हमने कर्जा लिया और कितना कर्जा हमने पे किया, कैश कितना आया, कर्जा लिया था हमारे पास, कारोबार में कितना कैश एंटर हुआ, और जब कर्जा उतारा तो कैश कितना हमारा यूज़ हुआ पेमेंट करने के लिए, कैश की पोजीशन देखते हैं वहाँ पे किस है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के जरिए देखते हैं कि कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदे हैं, पैसा लगाया जहाँ से उनको प्रॉफिट मिलेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने विदड्रॉ कर ली, निकाल ली कंपनी से, या आपने कुछ असेट सेल कर दिए तो उससे पैसा आया, कुछ असेट आपने परचेज कर लिए तो वहाँ पैसा लगा, यानी कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक कर रहे होते हैं। 3 एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के जरिए कैश फ्लो में, ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आजकल दुनिया की हर कंपनियाँ इसको बनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम इसमें ही बीकॉम एडवांस अकाउंटिंग में टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, जब वक्त आएगा तो हम वो भी बना के बताएंगे। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि 4 डॉक्यूमेंट को आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बात करें। तो चलते हैं, वक्त बचाने के लिए, वक्त तेज़ जा रहा है, हम ज़्यादा लंबी बहस नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको आगे असल तो अकाउंटिंग उसके सवालों को सॉल्व करना सिखाना है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको ये भी बयान कर दें कि टाइप्स ऑफ ब्रांचेज कितनी होती हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, थोड़ा सा इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांचेस जो है 2 किस्म की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। नंबर 1 डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांच। नंबर 2 इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच से क्या मुराद है, हम लिख लेते हैं। नंबर 1 लिखते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। देखिए, आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना, ब्रांच अकाउंटिंग में कंफ्यूज करेंगे, सवाल गलत करेंगे। पहले आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, सवाल लिखा हुआ आ सकता है ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है,
तो आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट ब्रांच क्या काम करती है और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या काम करती है। तो जब ट्रांजेक्शन आप पास आएगी तब उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिपेंडेंट ब्रांच को देता हूँ। डिपेंडेंट ब्रांच डू नॉट मेंटेन, ये मेंटेन नहीं करती, डू नॉट मेंटेन सेपरेट, अलग से, सेपरेट माने अलग से, सेपरेट अकाउंट्स, अलग से कोई अकाउंट्स ये मेंटेन नहीं करती है अपने लेवल के ऊपर। ब्रांच ने अपने लेवल पे कोई अकाउंट्स मेंटेन के सेपरेट। अल्टीमेटली आखिरकार, अल्टीमेटली या बिल आखिर, दी हेड ऑफिस कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर, कलेक्टिवली मजमूई तौर पर, मैनेजिस इंतज़ाम करता है, मैनेजिस इट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इस ब्रांच का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होगा वो हेड ऑफिस अपने कलेक्टिवली जो प्लान होगा उसमें शामिल कर लेगा। ये अपना सेपरेट अलग से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बना रही होगी। डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है हेड ऑफिस पर डिपेंड कर रही होती है। डिपेंडेंट माने इन्हिसार करना किसी पे। स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट, दोनों चीज़ें, एंड बैलेंस शीट हेड ऑफिस खुद बनाएगा, मजमूई तौर पर सबको मिला के खुद बनाएगा शीट्स। ब्रांच क्या करेगी, ओनली अ फ्यू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, द PIECES, पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मिल आती है उसके पास, थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन, पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन का है, थोड़ी सी इतला जो होती है, हैव बीन सपोर्टेड बाय सेपरेट ब्रांचेस। ये इंफॉर्मेशन ये देती हैं थोड़ी सी, जो सपोर्ट करती है हेड ऑफिस को, बाय सेपरेट ब्रांचेस, जो अलग अलग ब्रांच हैं वो देती हैं हेड ऑफिस को। ब्रांचेस वो कौन सी इंफॉर्मेशन है वो बताते हैं, जैसे लाइक कैश अकाउंटिंग करती हैं ये लोग, जितने भी कैश आता है और जाता है उसका हिसाब किताब रखती हैं। हेड ऑफिस जितना कैश बेचता है और कितना कैश हेड ऑफिस को ये वापस करती हैं, इस एक तो ये इसका हिसाब किताब रखती हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन देती हैं वो कौन सी, डेटर्स अकाउंटिंग, यानी अकाउंट रिसीवेबल की अकाउंटिंग जो होती है। डेटर्स बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल को, डेटर्स अकाउंटिंग उधार की जो होती है, उधार में माल वगैरह जो बेचते हैं, जिनसे इन्फॉर्मेशन पैसा वैसा कलेक्ट करना होता है, उनको अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स अकाउंटिंग होती है। और तीसरी जो होती है इनकी इन्वेंट्री, जितना माल इनके पास ज़ख़ीरा होता है वो इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, कितना बेच दिया उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कितना कम हो गया है, ये सब चीज़ें ये हेड ऑफिस को प्रोवाइड कर देती हैं, जिसकी मदद से हेड ऑफिस एक मजमूई तौर पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड जो है बैलेंस शीट बनाता है तमाम ब्रांचों को। लेकिन ब्रांच अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, कोई बैलेंस शीट नहीं बनाती डिपेंडेंट में, ना ही कोई ब्रांच मैनेजर का इख्तियार होता है कि लोकल मार्केट से कोई एक ऑर्डर मिलता है बड़ा सा, उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो खुद से लोकल मार्केट से माल उठा के उसको आगे सेल कर दे। ब्रांच मैनेजर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होते। जो भी कुछ करेगा हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पर करेगी ब्रांच। जितना माल आएगा सब हेड ऑफिस से आएगा, जितना रिटर्न करना होगा हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन होगी, तो इस ब्रांच का माल दूसरी ब्रांच को भेज दो, वो दूसरी ब्रांच को भेज देगा। एवरीथिंग, बस सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन को खुद मेंटेन करना पड़ता है ब्रांच को। ये जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रहा होता है, ये इत्तलात जो है ब्रांच बजाती है डिपेंडेंट हेड ऑफिस को। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिपेंडेंट ब्रांच आपके पास कोई इख्तियार नहीं होता, हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पे चलती है। उसके मैनेजर ना तो लोकल मार्केट से कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, ना कोई अपना डिसीजन ले सकते हैं, सिवाय 3 इन्फॉर्मेशन के 3 रजिस्टर्ड बुक मेंटेन करते हैं। वो कैश अकाउंटिंग, यानी कितना कैश कस्टमर के पास से आया है या हेड ऑफिस ने कितना कैश भेजा है,
या कितना कैश रिटर्न किया हेड ऑफिस को इन्होंने, वो हिसाब किताब होता है। डेटर्स अकाउंटिंग, कितना अकाउंट रिसीवेबल के माल को उधार में बेचा है जिनके पास से अभी पैसा वसूल नहीं हुआ, जो हेड ऑफिस वसूल कर लेगा, या जब वसूल होगा तो वो कैश अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्वेंट्री, कितना माल हेड ऑफिस से सप्लाई हुआ था ब्रांच को और उसमें से कितना माल बिक गया है, कितना बिकने से रह गया, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है इन्वेंट्री के अंदर। तो ये हेड ऑफिस बेचते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट ब्रांच हमने अभी देख ली। इंडिपेंडेंट ब्रांच पे भी हम थोड़ा सा अब्सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर भी आपको लिख के बता देता हूँ, अगर मैं खाली बोलूँगा तो आपके जहन से निकल जाएगा, लिखा हुआ आपके सामने होगा। इंडिपेंडेंट माने आज़ाद, ये अपना काम खुद कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है, हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी इसको। इसके मैनेजर को इख्तियार होता है कि वो लोकल मार्केट से अगर कोई ऑर्डर मिल रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ा, तो वो परचेसिंग कर सकती है हेड ऑफिस को बताए बगैर और उससे प्रॉफिट कमा सकती है, उसको आगे सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट रख के कोई भी ऑर्डर ले सकती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना प्रॉफिट, अपने अकाउंट्स का सिस्टम पूरा मेंटेन करती है, वो तमाम रिकॉर्ड की बुनियाद पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, ठीक है। और हेड ऑफिस इसके अंदर जो है वो भी अपना एक अलग से, दोनों एक अलग अलग एंटिटी, यानी दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट समझे, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट या एंटिटी समझे जाते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बोलने से बेहतर ये है कि वक्त बचाने के इंडिपेंड यानी आज़ाद, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस मेंटेन, ये मेंटेन करती हैं, मेंटेन रखती हैं सेपरेट बुक्स, मेंटेन माने रखती हैं सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखती हैं ये, जबकि डिपेंडेंट ब्रांच को ये अलाउ नहीं था। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी तमाम जितने भी एक अकाउंटिंग सिस्टम में बुकें होती हैं वो सब इंडिपेंडेंट ब्रांच के पास होती है, और वो इसी तरीके से जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, अपनी हर तरीके से पूरा एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम इनके पास होता है। अल्टीमेटली बिल आखिर द branches keep their profit, अपना प्रॉफिट रखती हैं ये, कीप देयर प्रॉफिट एंड लॉस, अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है बनाती हैं, लॉस स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स, अपनी बैलेंस शीटें भी खुद बनाती हैं ये, अपनी बैलेंस शीट्स सेपरेट फ्रॉम दी हेड ऑफिस से अलग हटके, सेपरेट माने अलग से, रेट फ्रॉम दी हेड ऑफिस से बिल्कुल अलग कर देती है। इसलिए देयरफॉर द हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस आर ट्रीटेड समझी जाती हैं, आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज होती है, कंपनीज, इदारा, अलग अलग इदारा समझी जाती हैं। इन दिस केस बस इसके लिए में इतना ही काफ़ी है, यानी इतना समझ लें हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होती है वो उसके पास अपना अकाउंटिंग सिस्टम मुकम्मल होता है, उसके मैनेजर को मुकम्मल इख्तियारात होते हैं, उसका मैनेजर अपना कारोबार खुद करता है, यानी मार्केट में अगर कोई प्रॉफिट का जो है उसको हासिल करने का कोई एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, कोई इसको जो है
तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो बिना हेड ऑफिस से रब्ता किए हुए वो अपना इन्वेस्टमेंट करके उस आइटम को ख़रीद सकता है और उसको आगे महंगे दामों में बेच सकता है और अपना प्रॉफिट बना सकता है। अपने तमाम एक्सपेंसेस खुद रिकॉर्ड करती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अपनी जितनी भी सेल्स होती है, जितने भी वो खुद रिकॉर्ड करती है। अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुद तैयार करती है। साल के अख्ताम पर अपनी बैलेंस शीट खुद बनाती है। तमाम का तमाम इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद करती है। हेड ऑफिस को बताने की ज़रूरत नहीं होती। हेड ऑफिस से इसका कोई ऐसा लिंक नहीं करती। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। किसी भी कंपनी की दो किस्म की ब्रांच होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मैंने पिछला पहले पॉइंट नंबर 1 बता दिया। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स वक्त बचाने के लिए इस लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आगे अगले लेक्चर के अंदर हम ये 3-4 लेक्चरों के अंदर ये ब्रांच अकाउंटिंग को मुकम्मल करेंगे। आगे लेक्चरों के अंदर हम इसको बारे में बताएंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे है, इसकी हेड ऑफिस बुक के अंदर एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं और ब्रांच के अंदर कैसे की जाती हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, तरीका, हम वो आपको थोड़ा बताएंगे। और फिर आगे जैसे सवाल को आगे बढ़ाते रहेंगे, एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, उसमें बताएंगे इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन की एडजस्टमेंट कैसे होती है, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है ओवर वैल्यूशन की, जो हेड ऑफिस अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है। सेंट्रलाइज ब्रांच सेंट्रलाइज हेड ऑफिस के 2 किस्म का सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये सब चीज़ें हम बताएंगे अपने आइंदा के 3-4 लेक्चरों में जाके ये मुकम्मल होगा टॉपिक। इसमें सिर्फ हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको, ताकि वो समझना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपको नहीं आता होगा तो आपने समझ लें ब्रांच अकाउंटिंग, हेड ऑफिस अकाउंटिंग नहीं सीखी, सिर्फ अकाउंट्स की एंट्री की प्रैक्टिस करी, जो इम्तहान हाल से बाहर निकलते ही आप सब भूल जाएंगे। वो भी काम आपका किसी काम का नहीं होगा जब आप किसी का जवाब ही नहीं दे सकें, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सके। इसलिए तो मेरे इस लेक्चर को आप देखें और मैं आपके सारे इस टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, लिख के आपको बताऊंगा, ताकि आप उसको याद रख सकें। ज़बानी तो इंसान भूल जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये हमारे चैनल का नाम है अकाउंट्स ओनली। इसके अंदर हम सिर्फ अकाउंट्स या कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह वही पढ़ाने का हमने यहाँ पे इरादा रखा है कि इकोनॉमिक्स वगैरह भी हम इसको आगे लेके चलेंगे, पढ़ाएंगे। इसके अंदर सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाएंगे। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वक्त लगेगा। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता में वक्त जैसे मिलता जाएगा हम करते जाएंगे। शुक्रिया।